नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, सरकार का प्रस्ताव किसानों ने खारिज कर दिया है। सरकार ने आज कुछ मसौदे को लेकर, किसान कानून को लेकर कुछ संशोधन के प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखे थे, लेकिन किसानों ने आउटराइटली शाम 5 बजे हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे खारिज कर दिया है, नामंजूर कर दिया है और आंदोलन को और तेज और बड़ा और भीषण करने का साथ में ऐलान भी कर दिया है। स्थितियां निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक हैं और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कल तक ये लग रहा था कि बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था किसानों के पास, किसानों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है। उनका ये मानना है कि जब तक ये तीनों कानून, जो खेती से जुड़े 3 कानून 17 सितंबर को भारतीय संसद से पास किए गए हैं, ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। किसानों ने इस पर एक राय बनाई और एक राय बनाकर उन्होंने शाम 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हरियाणा से दिल्ली आने वाले चारों रास्ते जाम कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर, जो गाजियाबाद जनपद में है, वहां पर भी भारतीय किसान यूनियन के हजारों किसानों का पिछले 14 दिनों से भारी जमावड़ा लगा हुआ है। वहां भी ट्रैफिक बंद के जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। तो जो स्थितियां दिल्ली की बनती जा रही हैं, हरियाणा के साइड बंद और उत्तर प्रदेश के साइड गाजियाबाद का एरिया से बंद, ये निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है, क्योंकि किसानों ने आज ये ऐलान किया है कि वो आंदोलन को बड़ा और भीषण करने जा रहे हैं। तो आखिर क्या बात है, क्या कारण है कि सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन रही? इस भयंकर कड़कड़ाती सर्दी में किसान सड़क पर तड़प रहे हैं। कोरोना जैसी व्यापक और बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी पांव पसार चुकी है। उसके बावजूद सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध अब भी कायम है। इस देश का किसान सड़कों पर है, मतलब कि हर एक व्यक्ति के अंदर उस बात की पीड़ा होनी चाहिए और है भी। किसानों के मसले को सरकारों को बेहद संवेदनशीलता के साथ, सहनशीलता के साथ और तत्काल प्रभाव से उनकी बातों को सुनकर उस मसले को निपटाने की आवश्यकता है। किसानों के मसाइल जो हैं उनको उतनी ही सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सरकार को हैंडल भी करना चाहिए। तो क्या कारण है कि 14 दिन में ये डेडलॉक चल रहा है? सरकार भी उसी चौराहे पर खड़ी है, किसान भी वहीं पर खड़े हैं, पर सहमति का रास्ता नहीं निकल रहा है। तो ये देश कब तक इस तरह की स्थितियां देखेगा? अब आज ऐलान हुआ है कि 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर महामार्ग एक्सप्रेसवे बंद कर दिया जाएगा और 14 दिसंबर को फिर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। सरकार ने जितने भी प्रस्ताव रखे थे संशोधन के, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। किसानों को ये शक है, ये आशंका इस बात की है, एमएसपी खत्म हो जाएगा, एपीएमसी यानी जो सरकारी मंडियां जहां उनकी खरीद होती है वो बंद हो जाएंगी। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनकी ज़मीनें चली जाएंगी और अगर किसी कंपनियों के साथ उनका सौदा नहीं पटा तो एसडीएम कोर्ट में या एसडीएम उनके साथ नहीं देगा, वो कंपनियों का साथ देगा। किसानों को डर है कि उनकी ज़मीन चली जाएगी। तीसरा, असीमित भंडारण, ये तीसरी बड़ी समस्या जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और खुद किसानों के लिए भी है। तो सहमति का कोई मार्ग क्यों नहीं निकल रहा है? अगर अन्नदाता परेशान है तो सरकारों का यह प्राथमिक कर्तव्य है। अगर किसान नहीं चाहते कि सरकार उनका भला करे तो सरकार उनका जबरन भला क्यों करना चाहती है? या तो सरकार अपना एजेंडा क्लियर करे कि सरकार का रुख क्या है। क्या वाकई में बहुत बड़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म कोई आने वाला है? कल हमने स्मृति ईरानी से भी इसी मसले पर बात की और उनसे बहुत दृढ़ता के साथ ये बात पूछी थी कि एमएसपी लागू करने में क्या कठिनाई है। तो उनका कहना है कि एमएसपी सरकार देगी, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं, लिखित आश्वासन भी देने को तैयार है। लेकिन किसानों का कहना है कि ये तीनों कानून जब तक रहेंगे खेती किसानी नहीं हो सकती इस देश में। एग्रीकल्चर सेक्टर का कारपोरेटाइजेशन हो रहा है, उसका कंपनीकरण हो रहा है, उससे बचाया जाना चाहिए। कोरोना काल में जब सब कोई परेशान था, बेहाल था, उस वक्त किसानों ने अपने भंडार खोले, अपने खेतों में अथक परिश्रम किया, जिसका नतीजा हुआ कि बम्पर पैदावार हुई। और एमएसपी का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश उसका एक विटनेस है। इसी उत्तर प्रदेश में आज की डेट में भी 700, 800, 900 रुपए में किसान भाई धान बेचने को मजबूर हैं। कारण क्या है कि उनको एमएसपी मिल नहीं पा रही है। बहुत नसीब वाले किसान को ही एमएसपी पर धान बेचने का मौका मिला है, वरना 700, 800, 900 रुपए, 1000 रुपए पे बेचने को किसान भाई मजबूर हुए हैं। हमने एक हेल्पलाइन खोली थी, 22,000 फ़ोन आ गए थे उस पर किसानों के कंप्लेंट के।
अक्टूबर माह में ही, लास्ट वीक में, नवंबर में भी कंप्लेंट्स थी। तो हम स्थितियों को कैसे सुधारें? भारत सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? और इस डेडलॉक को खत्म किया जाना चाहिए। ये किसी एक राज्य का आंदोलन नहीं है, इसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का बड़ा जमावड़ा है। कर्नाटक तक से किसान आए हुए हैं, किसानों की यूनियंस आई हुई हैं। तो इस मसले के समाधान की आवश्यकता है। टाइम बाई करने से कुछ नहीं होगा, इसके एक समाधान पर हमें जाना पड़ेगा। जब तक आप किसान को समाधान नहीं देंगे, यह आंदोलन चलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई उत्तर प्रदेश के लोगों जैसा आंदोलन नहीं है कि आज आंदोलन किया और कल को अपने घर चले गए बोरा बिस्तरा उठा के। ये पंजाब, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल हो गए हैं। ये 6-6 महीने की तैयारी करके घर परिवार सहित अपनी 3-3 पीढ़ी लेके आए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कानून ऐसे इस तरह से सरकार रद्द नहीं करेगी। लिहाजा वो बड़ी व्यापक तैयारी में है और इस मसले का समाधान निकलना चाहिए। आज अपोजिशन ने भारत के राष्ट्रपति को शिकायत भी की है। सरकार में 6 चक्र की वार्ता हो चुकी है और कल यूनियन होम मिनिस्टर के साथ वार्ता हुई। अब सिर्फ प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ बातचीत का क्रम बचा है। बाकी हर लेवल की बातचीत हो चुकी और चिंता का विषय यह है कि समाधान नहीं निकला है और अड़ियल रुख होता जा रहा है। तो ये स्थिति कहां पर जाकर रुकेगी? क्या हम 12 दिसंबर को ये देखेंगे कि दिल्ली जयपुर रास्ता बंद हुआ? क्या हम ये देखेंगे कि 14 दिसंबर को फिर भारत बंद होगा? तो हमें इस स्थिति से निकलने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों को अड़ने के बजाय समाधान के रास्ते निकालने होंगे। सरकार को किसानों का हित प्राथमिकता के आधार पर हैंडल करना होगा, तभी इस मसले का समाधान निकाला जा सकता है। कुछ बयान सुनिए। इसको जो है वापस लेने नहीं जा रहे हैं और ये किसानों के हित में है। अगर कोई नया हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, देश आगे बढ़े, तो हमें कहीं न कहीं नए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि वो आय दोगुनी वाली एमएसपी कौन सी है? तो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घेराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घेराव करेंगे। तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन घेराव करेंगे। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं, सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पे दी गई है, उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था, वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों ने एक लाइन में बात कही है, तीनों कानून रद्द होंगे तभी ये आंदोलन समाप्त होगा। अब आंदोलन की गति बढ़ेगी। आने वाले दिनों में हम स्थितियों को और बिगड़ते हुए देखेंगे। तो सरकारों को भी चाहिए कि इस मामले में कोई भी हठधर्मिता, कोई पक्ष ना करे और इस मसले का समाधान निकले। सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इसमें इंगेज होना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं सरकार को आवश्यकता पड़े तो अपोजिशन को भी साथ ले और इस मामले को सुलझाए। ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, किसी एक सरकार का विषय नहीं है, ये भारत के अन्नदाताओं का विषय है और इस विषय का समाधान निकलना देश हित में है, समाज हित में है, हमारे और आपके हित में है, देश के अन्नदाताओं के हित में है। आज की डिबेट में मेरे साथ मनोज मिश्रा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, ब्रिजेंद्र सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं और आलोक वर्मा भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज मिश्रा जी, आज भी गतिरोध कायम रहा। भारत सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा, किसानों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया है और आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये तीनों कानून रद्द न करने में आपकी क्या दिलचस्पी है?
देखिए ब्रजेश जी, ये तो आप भी जानते हैं कि क्या दिलचस्पी है किसकी। सरकार की केवल एक चीज में दिलचस्पी है कि किसानों को उनकी जो लागत है उससे ज्यादा मूल्य मिले, 1.5 गुना मूल्य मिले। किसी जो है जिसको किसान छोड़ रहा है पिछले 50, 60, 70 सालों से, उसमें लोगों को रिच पैदा हो, क्योंकि आय का बढ़े तब है। आय जो किसान जकड़ा हुआ था, खेती जकड़ी हुई थी कानूनों से, लोगों से और जो मंडियों से, इनसे थोड़ी मुक्ति मिले, आजादी मिले। आप ये बताइए कि जब आंदोलन शुरू हुआ था तो ये मांगे ये थी कि लिखित दो कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये लिखित दो। अगर आपके शुरू के 1-2 दिन याद हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही कि हम लिखित देने को तैयार हैं, हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एपीएमसी एक्ट को और मजबूत करेंगे, एक्ट को, जितनी चीजें उनको हम मानने को तैयार हैं। तो केवल ये ईगो पाल लेना कि किसको खत्म करना, ये उचित नहीं है। देखिए सरकार जो है केंद्र में और प्रदेश में जो सरकार है वो भी किसानों के ही द्वारा चुनी हुई सरकार है, मजदूरों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अध्यापकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, समाज के सभी वर्गों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। पर अगर कोई एक ऐसा कानून आप बनाते हैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जो किसानों को स्वीकार नहीं है, 5 पर कांग्रेस जीती, तो सरकार को रोल बैक करने में क्या कठिनाई अगर किसानों को ये मंजूर नहीं है तो? देखिए रोल बैक, आप ये बताइए, कोई मजबूत आधार दीजिए ना। आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो आप शंकाएं पैदा कर रहे हैं, उन शंकाओं का समाधान सरकार कर रही है। सरकार अगर समाधान ना करे तब रोल बैक की बात करिए। तो 6 राउंड की बातचीत हो गई, अगर शंकाओं का समाधान तो नहीं हो पाया। सुनिए आप ब्रजेश जी, सुनिए, अभी किसान नेता का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आप दूसरा प्रस्ताव भेजें, हम उसको विचार करेंगे। इसका मतलब प्रस्ताव पर विचार करने के लिए आप तैयार हैं। आप केवल कानूनों को रद्द करने क्यों उड़े? आप केवल ये बात कहिए कि किसानों के हित में जो उचित हो, जो सरकार समझे, जो किसान नेता समझे, और जो नेता देश के, जो संसद समझे, विधानसभा समझे, वो काम होना चाहिए। यह केवल एक शर्त की किसान के जो 3 कानून है उनको वापस होना चाहिए। पर देखिए ना, हर रास्ता तो नहीं निकल रहा ना, गतिरोध कायम है। देश 14 दिनों से देख रहा है, आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा होगा, तेज होगा, और ऐलान भी किया गया है, तो रास्ता तो निकालना होगा ना। देखिए रास्ता लगातार निकाल, संवेदनशीलता चरम पर है। आप ये देखिए लगभग 6 राउंड की बात हो चुकी है और लगातार अंडरग्राउंड मीटिंग्स हो रही हैं। सरकार चिंतित है, किसानों के हित के लिए चिंतित है, और जो बिल आए हैं तीनों वो किसानों के हित में बिल आए। केवल 4-5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर संदेह है और सरकार उन पर सब पर संदेह को दूर कर रही है, करना चाहती है। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी, क्योंकि किसानों ने तो आंदोलन तेज करने का ऐलान कर दिया है। देखिए किसानों ने यह भी साथ में कहा है कि दूसरा जो प्रस्ताव आएगा उस पर भी हम विचार करेंगे। दूसरा प्रस्ताव क्या देंगे आप? मतलब किसान चाहते हैं कि रास्ता निकले और सदैव सकारात्मक दृष्टि रखनी चाहिए किसी भी आंदोलन में, किसी भी जगह। ओके, आलोक वार्ता की टेबल पर है, सरकार भी वार्ता की टेबल पर है। ओके, आलोक वर्मा है, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आलोक, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार ने तो प्रस्ताव भेजा, आपने ठुकराया क्यों? देखिए ब्रजेश जी, सरकार हमारे सामने प्रस्ताव लेके आ रही है और बैठकों में अपने कंप्यूटर पे जो है वो कृषि बिल के फायदे बता रही है। भाई आप एक चीज़ ये बताओ कि हमने पहले ही कहा कि जिस चीज़ की मांग किसानों ने नहीं की आप उसको क्यों लेके चले आए, और अगर आप ज़बरदस्ती हमारी आय दोगुनी करना चाहते, ब्रजेश जी ये ज़बरदस्ती आय 2022 में हमारी दोगुनी करना चाहते हैं तो ले लो, करा लो दोगुनी आय, क्या दिक्कत है जी? तो करा लो अगर दुगनी आय दे रहे हैं तो। डॉक्टर साहब रुकिएगा, आऊंगा मैं, वो पहला राउंड हो जाने दीजिए। देखिए ऐसा है कि ये हमारी आय तो दोगुनी करना चाहते हैं, उसके लिए सारे कदम उठाना चाहते हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में 3 साल में गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, भुगतान इन्होंने किया नहीं। 1868 का धान किसान 700-800 में बेच रहा है, हम कैसे मान लें? और ये जो ड्राफ्ट बना के भेज रहे हैं उसमें गोलमोल, जैसे बिल में गोलमोल समझाने की बात कर रहे हैं वैसे ही उस ड्राफ्ट में बात की गई है। तो अब आपकी मांग ये है कि ये तीनों कानून रद्द हों तभी ये आंदोलन वापस होगा, करेक्ट? ब्रजेश जी एक शब्द में है कि ये कानून तीनों वापस होने चाहिए और एमएसपी को गारंटीड कानून बना करके उसको कानूनी अधिकार दिया जाए। वो मतलब ये तीनों रद्द कर दो और एमएसपी भी गारंटी कर दो जी। तो फिर तो ये तो आप नहीं मांग। केवल एक बात कहना चाहता हूं प्रकाश जी, केवल एक बात। हाँ कहिए। ये जो कह रहे हैं कि किसानों ने मांगा नहीं था इन कानून को, तो किसानों ने तो किसान सम्मान निधि भी नहीं मांगी थी।
अरे तो क्या आप सरकार किसान को देनी सम्मान नहीं निधि चाहिए? जो दे रहे हो कहीं ये अपने बात घर जो से उचित थोड़ा दे नहीं रहे है हो। कि आप सरकार किसान के हित की बात करती है। ऑल राइट, समाजवादी सरकार पार्टी के लगातार प्रतिनिधि, किसानों थैंक यू के हितों की थैंक बात यू। कर आप रही दो, है। आप वन बाय वन। ओके, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह जी, किसानों ने एक राय में एक सुर से सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आज इस गतिरोध का 14 दिन हो चुके हैं, 6 राउंड की वार्ता हो चुकी है। अब सिर्फ राजनाथ सिंह और प्राइम मिनिस्टर बचे हैं जिनसे बातचीत होनी है, बाकी हर स्तर की वार्ता हो गई। रास्ता निकल नहीं रहा है और स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। देखिए ब्रजेश जी, एक कहावत है कि रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। प्रधानमंत्री और देश के जो गृह मंत्री हैं वो व्यापारी वर्ग में पैदा हुए, वो किसानों के घर में पैदा नहीं हुए। श्री ब्रजेश मिश्रा, आईपी सिंह, ये लोग तो किसानों के घर में पैदा हुए और इन्हें पता है कि गेहूं में पहला पानी कब देना है और कुल कितने पानी, जौ में पानी देना है, चने में पानी देना है या नहीं देना है। हम सब ने पानी दिए हैं, ट्यूबवेल चलाए हैं, लेकिन अमित शाह, मोदी व्यापारी वर्ग में पैदा हुए, इन्हें किसानों का दर्द नहीं पता है। 2003 से 2013 तक मोदी जी गुजरात आईपी सिंह जी, आपने भैंस नहीं चराई होगी, लेकिन मैं गर्व से बताता हूं आपको, मैंने भैंस चराई है, मैंने गोबर उठाया है, मैंने चारा काटा है। हो सकता है आपने न किया हो, मैंने किया है। भी गोबर उठाया है, मैंने भैंस चराई है, गोबर उठाया, सिर पर अपने खेतों में काम किया है, डाला है। हम किसान के परिवार में पैदा हुए, न पीयूष गोयल मुंबई में पैदा हुए, प्रकाश जावड़कर पुणे में पैदा हुए, अमित शाह अहमदाबाद, मोदी बर्सनगर में पैदा हुए। इन्हें क्या पता किसानों का दर्द? ये चुपके से 5 जून को मोदी जी को आईपी सिंह आपसे ज्यादा किसानों का दर्द पता है। चुपके से मोदी मनोज जी प्लीज, किसानों का दर्द पता है। मनोज जी पहला राउंड है, कंप्लीट कर लेंगे। इस कानून को पास करा दिया। आज अडानी एग्री के बोर्ड्स पूरे देश में लग रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट को दे दिया गया। जब ये एयरपोर्ट भारत तो आपको क्या लगता है कि रास्ता निकलेगा अथवा नहीं निकलेगा? सरकार ने बनाया, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? आईपी सिंह, क्यों दे दिया गया? देखिए, ये जो 3 कानून लेकर आए, मैं ओला उबर का उदाहरण दूंगा। जब देश में ओला उबर आई तो जो भी टैक्सी स्टैंड थे, जो मालिक थे, उनको 18 रुपए से 26 रुपए प्रति किलोमीटर तक का भुगतान उबर और ओला ने किया, क्योंकि बड़ी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल थी। और आज सब के सब जब बेरोजगार हुए तो कल ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई गेहूं जो 22 रुपए प्रति किलो बिकता था वो 12-13 रुपए बिका। जो धान की प्राइस है, मनोज मिश्रा बैठे हुए हैं, कानपुर में प्रोफेसर है। मनोज मिश्रा जी, धान, आप किसानों का धान तो खरीदिए। पंजाब में जो भारतीय खाद्य निगम है उसने 52,000 करोड़ की खरीद 25 से 30% की करी है। ये सामान्य बात नहीं है। आप उत्तर प्रदेश का डेटा देखिए। हमारा मुख्यमंत्री दुर्भाग्य नगर बना दिया उत्तर प्रदेश को, और जब वो हैदराबाद में जाते हैं तो मुद्दे पर रहिए आईपी सिंह, मुद्दे पे कहते हैं भाग्यनगर बसाएंगे। ओके, ब्रजेंद्र सिंह, थैंक यू आईपी सिंह जी। कृपया अपनी बारी की दोबारा की बारी की प्रतीक्षा करें। ओके, ऑल राइट, ब्रजेंद्र जी, थैंक यू तंत्र का अपहरण हो गया, थैंक यू। तानाशाही, कृपया सहयोग करें, मैंने आपको बोलने का पूरा मौका दिया है। थैंक यू। ऑल राइट, ब्रजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया किसानों ने, सरकार ने जो भी प्रपोजल्स भेजे थे वो सब खारिज हो गए हैं, और ये आंदोलन और तेज गति पकड़ रहा है। आने वाले दिनों में स्थितियां कैसी होंगी, किसान भाइयों ने स्पष्ट भी किया, तो इसका कोई समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? आईपी सिंह जी थैंक यू, आईपी सिंह जी थैंक यू, आईपी सिंह जी थैंक यू। आदरणीय ब्रजेश जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 4-5 डिग्री टेम्परेचर रात को रहता है दिल्ली के बॉर्डर पर, और लाखों किसान हमारा 5 रोडों पर, सड़कों पर पड़ा हुआ है। इसीलिए जब ये ऑर्डिनेंस लेकर आए थे तभी लगभग 300 किसान यूनियन ने विरोध किया था, और जब कानून बनाने के लिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ
तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार, सारे विपक्ष ने कहा कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, ठीक से विचार विमर्श हो जाए और किसानों से संवाद हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी अहंकार में है, और जो अभी सबका जिला लोग बता रहे थे, तो मैं सबकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि आदरणीय अमित शाह जी शिकागो में पैदा हुए, ये भी जान लीजिए, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मनोज मिश्रा जी कौन कहाँ पैदा हुआ ये इशू नहीं है, नहीं इशू है, इशू ना होता, कौन कहाँ पैदा हुआ ये नहीं, उसका नुकसान हुआ। इटली पैदा हुई है, हाँ वो ठीक है, जी इटली पैदा हुई। हाँ, अरे जाने दीजिए, ठीक है, मुद्दे को डाइवर्ट ना करें, वो ठीक है, ठीक है, मैं जानता हूँ। जी इटली में पैदा हुई, और जो अमित शाह जी के लिए कह रहे हो तो आप अपनी जानकारी बढ़ा लो कि सोनिया जी इटली में पैदा हुई है। अरे हम जानते हैं सोनिया जी के बारे में, अपनी अब जो मैं आपके बारे में सुनो, आप ये पूरा देश जानता है, तो हाँ जानता है, तो हमने कहा आप देखो किसानों, हमने सोचा कि आप इस तरह की बात करके मुद्दे से भटका रहे हैं जनता को, आंदोलन को भटका रहे हैं, किसानों को भटका रहे हैं। चलिए हमारी, भगवान करे कि हमारी हैसियत हो जाए कि हम पूरे देश को भटकाने की स्थिति में हो जाएं, वरना अब देश को तो आप ही भटका रहे हो। कांग्रेस 6 साल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को भटका ही रहे हैं। मनोज जी प्लीज शांत हो और जाइए। भटकाने का नतीजा हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी से तबाह हो गई, गलत जीएसटी के चलते। अरे हम बोलने नहीं देंगे मनोज जी, अगर इसी प्रकार बोलते रहेंगे दूसरी बात तो, इसलिए मैं सभ्यता का उतना ही पालन करता हूँ। आपने कह दिया, पूरा देश जानता है, बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। मैं उसी बोल रहा हूँ, आप अपना सुनिए तो, अभी बोल नहीं तो बोल नहीं आप अपनी बात कहिए। मैं किसान पर बोलने जा रहा हूं। आय दुगनी कैसे होगी, मैं किसान हूं। हमारे 31 दिसंबर 2019 के बाद बजाज चीनी मिल ने गोंडा के किसी किसान को 1 पैसे के गन्ना मूल्य का भुगतान आदरणीय ब्रजेश मिश्रा जी नहीं हुआ है। 16 मई तक चीन चली है, दोगुना हमारी लागत बढ़ गई, 80 रुपए में डीजल है और 3.5 किलोवाट 31 दिसंबर पिछले साल से। और ये एक मिल की बात नहीं है, जितनी बजाज चीनी मिल 17 है उत्तर प्रदेश में, सबकी 80% पैसा बकाया है। कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि सारे विधायक सांसद भाजपा के चुने हुए हैं। एक बात, लागत हमारी दूना बढ़ गई, 13 बार गन्ने को पानी देना पड़ता है। मिश्रा जी नहीं जान पाएंगे, मैंने जो शिकागो का नाम इसी लिया कि समझना होता है देश को। तो आप अपनी बात कहें। अपनी ही बात कह रहा हूं। तो किसान की आय दुगनी तब होगी जब हमारी लागत कम करेंगे। 80 रुपए में हम डीजल खरीदेंगे, 3.5 किलोवाट का और 10 किलोवाट का आप मीटर बराबर बिल वसूलेंगे बिजली मीटर से जी। और हमारी उपज, बांड जारी होता है, जो कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी। बांड, मैं अपने राज्य का उदाहरण दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ की सरकार 25 रुपया कुंटल धान खरीदती है, इन्होंने अब की बांड 1/4 कर दिया। केंद्र सरकार जो खरीदने का पैसा जारी करती है उसको 1/4 कर दिया, मतलब सारा 2500 रुपया हमारे मुख्यमंत्री अपने जेब से दें। यह है इनकी ईमानदारी किसानों के प्रति। तो इस दोगली नीति तो को हमारे तय हो गया कि देखो, एक चीज तो क्लियर है कि सरकार ये कानून रद्द नहीं करेगी। नहीं, किसान भी अड़ गए हैं, समाधान कुछ है या नहीं? देश का किसान समझ गया है और इन्हें झुकना होगा। किसान अन्नदाता है आदरणीय ब्रजेश जी, किसान को इग्नोर रोहित अग्रवाल, थैंक यू ब्रजेंद्र जी, रह नहीं सकती। किसानों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। ये कोई अहंकार है कि आप जब चाहो देश पर बात करो, अर्थव्यवस्था पर बात कर दो। जीएसटी अप्रैल से बकाया भुगतान नहीं हुआ है। थैंक यू। विपक्ष की सरकारों का सरकार चलाना मुश्किल हो गया है। थैंक यू। उपदेश दे रहे हैं बैठ के मनोज मिश्रा जी। ओके, ऑलराइट। रोहित, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और तेज होगा। किसानों ने आज ऐलान भी कर दिया है, सरकार के प्रस्ताव खारिज हो गए हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि एमएसपी की गारंटी हो जाए तो आंदोलन समाप्त होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है नहीं, तीनों कानून रद्द हो। नहीं ब्रिजेश जी, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार संवाद के लिए तैयार नहीं थी। जब सरकार से संवाद करने के लिए किसान आ रहा था, पहले तो 2 महीने तक किसान आंदोलन करता रहा, सरकार ने उसको ध्यान ही नहीं दिया। सरकार को लगा कि इनको हम राष्ट्रभक्ति की चटनी चटाएंगे और भोला किसान है मान जाएगा। इनको ये नहीं पता था कि किसान जो है देश की नींव का पत्थर है। आपके पूर्वज भी किसान थे। आप मनोज मिश्रा जी हो सकता है भाई प्रोफेसर हो गए, किसान ना हो, नहीं वो भी किसान परिवार से। आप किसान परिवार, यही मैं बता रहा हूं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो भी किसान परिवार से। इन्होंने अपने पूर्वजों पढ़ लिख गए, प्रोफेसर
कैंसर हो गए तो आप लोग की आंख में खटकने लगे वो। नहीं, इन्होंने अपने पूर्वजों को बेवकूफ समझ लिया और सीधा साधा समझ लिया। इन्होंने समझ लिया कि किसान तो सीधा साधा है और उसको हम कहीं ना कहीं सम्मान निधि में फंसा लेंगे, किसी भी चीज में फंसा लेंगे और हम उसको बेवकूफ बना देंगे। पर किसान तो समझ गया इनकी नीति को, किसान समझ गया किस तरीके से उद्योगपतियों के हाथ इन्होंने सौदा कर दिया। इन्होंने किसान को कहा खालिस्तानी है। पर ये तो कह रहे हैं दोगुनी की आय कर देंगे आप। मैं बता रहा हूं ब्रिजेश जी, मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा। इन्होंने कहा किसान को खालिस्तानी है। भाई खालिस्तानी थे तो संवाद क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा विपक्ष ने बलगरा दिया किसान को, समझा बुझा दिया, गुमराह कर दिया किसान को। भाई गुमराह अगर किसान को कर दिया था तो फिर अब क्यों बदलने को तैयार हो? अब आप पॉइंट्स क्यों बदल रहे हो? फिर इसका मतलब किसान सही कह रहा है, और अगर किसान सही कह रहा है तो फिर हट किस चीज का है? बदल दो, हटा दो कानून। जब आप 2 महीने के अंदर कानून के अंदर बदलाव करने को तैयार हो गए हो किसान के आंदोलन पे, और आप समझ गए हो कि किसान सही कह रहा है, तो फिर आपको किस चीज की ईगो है? मनोज मिश्रा जी ने एक वर्ड यूज किया था किसान के लिए ईगो। किसान को कोई ईगो नहीं है मनोज मिश्रा जी। जमीन पे बैठ के लंगर सेवा कर रहा है किसान, जमीन पे बैठ के लंगर चख रहा है। आपकी तरह 7 स्टार होटल बुक नहीं कराता है। आप लोग भड़का रहे हो उनको। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं, अगर हम भड़का रहे थे तो अब कानून क्यों बदल रहे हो? अब जो चेंजेस कर रहे हो उसके अंदर कह रहे हो हम ये भी बदलेंगे वो भी बदलेंगे, क्यों बदल रहे हो भाई? अगर आपका 100% मसौदा सही था, हार जाते हो और फिर भी इतने ताकतवर की भड़का लेते हो। हार जाना कहीं से ऐसा नहीं है कि हम जनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, हम किसान के साथ खड़े नहीं हो सकते। हम 100 बार हार जाएं, लेकिन हम इनकी तरह धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, इनकी तरह पाकिस्तान की राजनीति नहीं करेंगे, इनकी तरह आतंकवाद पे राजनीति नहीं करेंगे, इनकी तरह हम लव जिहाद पे राजनीति नहीं करेंगे। हम 100 बार हारते रहेंगे। ये गतिरोध कब तक चलेगा फिर इस तरह? ये गतिरोध तब तक चलेगा जब तक सरकार अपने अहम को छोड़ के और किसानों की मांगों को नहीं मानेगी, इस काले कानून को वापस नहीं लेगी। मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अदानी के शेलर्स खुल गए हैं पंजाब में। पंजाब में आप चले जाइए, शेलर्स जो गोडाउन वेयर हाउस होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा स्वरूप होता है शेलर। वो किस लिए? वो तैयारी है जो इन्होंने जमाखोरी कानून को इन्होंने डाइल्यूट किया है ना। शेलर्स क्या होता है जी? सेलर्स क्या होता है? शेलर्स जो वेयर हाउस होता है, गोडाउन जो होता है, जो हम आप समझते हैं, उसका बहुत बड़ा स्वरूप। मतलब वैसे 1000 गोडाउन, 1000 वेयर हाउस उस शेलर के अंदर आ जाएं। इतना माल इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था पंजाब के अंदर आने के खुल गए। तैयारी। अब आप समझिए, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने हटाया है, अब आप समझ जाएंगे कि किस लिए हटाया है। वो तैयारी हो चुकी है। अब क्या होगा, मैं ब्रिजेश जी आपको बता दूं उसका इफेक्ट क्या होगा। 10 सेकंड प्लीज। हाँ, 10 सेकंड। जब किसान की उपज आएगी मार्केट में तो सस्ता ले लेंगे, तब अदानी तुरंत अपना शेलर से माल निकालेगा और मार्केट में फेंक देगा। उस समय क्या होगा, अपने आप वो किसान की कीमतें जीरो हो जाएंगी। और जैसे ही किसान मजबूरन अपनी औने पौने दांव पे बेच के सस्ते में अदानी को बेच के निकल जाएगा, वैसे ही शेलर के ताले बंद। अब भैया मिडिल क्लास मरेगा, क्योंकि अब तो अगर लेना है तो अदानी का ही आटा लेना पड़ेगा, वरना साहब आटा नहीं मिलेगा। नहीं, गेहूं नहीं, आटा तो क्योंकि अदानी तो आटा बेचता है ना, उसको प्रोसेस करके। गेहूं बेचेंगे तो हम इन पे एमआरपी लगवा देंगे इनसे। वो तो आटा बेचता है, उसके ऊपर तो कुछ भी प्रोसेसिंग चार्जेस ले सकता है। ऑलराइट, बीरेंद्र जी आ गए इस डिबेट में। भाई बीरेंद्र जी, देखिए हालात तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी आंदोलनरत हैं, गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। 14 दिन से यूपी के किसान बैठे हुए हैं, पंजाब और हरियाणा के किसान, अन्य प्रांतों के किसान भाई भी आए हुए हैं। और आज फिर वो बातचीत का रास्ता टूट गया। सरकार के जितने भी प्रस्ताव थे किसान भाइयों ने खारिज कर दिए हैं। वो तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, रोज उम्मीदें टूट रही हैं, रोज वार्ता टूट रही है। इस वार्ता का हल कब निकलेगा और किसान के चेहरे पर राहत के भाव कब आएंगे, ये आंदोलन कब खत्म होगा, इसका आप सबको इंतज़ार है। और ऐसा लगता है कि ये आंदोलन और व्यापक रूप रख सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज ऐलान हुआ है उसमें अब ये हाईवे जाम करने से लेकर दोबारा भारत बंद की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत और उनकी टीम भी लगी हुई है। तो जो लोग ये कहते थे खाली पंजाब विरोध कर रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम अन्य प्रदेशों के लोग शामिल हैं। अब ये बात जरूर है कि सरकार इस मामले में कदम पीछे क्यों नहीं हटा रही है या किसानों को समझा क्यों नहीं पा रही है, इस पर बड़ी लंबी चर्चा हो गई है। गतिरोध कहाँ है, कैसे है, कब शांत होगा, बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस देश की सच्चाई यह है कि किसान के बिना हम चाहे जितनी तरक्की कर लें, लेकिन किसान के बिना रोटी संभव नहीं है। इस बात को तो देखना होगा।
और रोटी और भोजन से ही जीवन है। हम उसे अन्नदाता भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, सबका पेट पालने वाला है। अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकारें किसानों पर अत्याचार खत्म करने की बात कहती हैं, उनकी आय दुगना करने की बात कहती हैं, लेकिन ना तो किसानों पर अत्याचार खत्म हुआ, ना आय दुगनी हुई। अफसरों की आय दुगनी हो गई, नेताओं की आय दुगनी हो गई, देश में व्यापारियों का मौज आ गई, लेकिन किसान की हालत खराब होती गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसान आत्महत्या करता है तो उसको राजनीतिक रूप से देखा जाता है, लेकिन सवाल इतने सारे हैं कि उनके जवाब नहीं मिल पाते। लोग पूछते हैं कि ये किसान पेड़ पर लटकते क्यों हैं, ये नेता अच्छे काम के लिए अटकते क्यों हैं, लोग न्याय के लिए भटकते क्यों हैं, और अन्याय के विरोध का यदि हक हमारा है तो फिर हम आपको खटकते क्यों हैं, और सुबह हुई फिर भी अंधेरा क्यों है, हर साग पर उल्लू बैठा क्यों है, और कपड़े उजले और दिल मैला क्यों है। तमाम सारे सवाल लोग करते हैं, जवाब मिले ना मिले, क्योंकि हमारे देश में, इस मुल्क में जब गरीबी से ज्यादा मजहब पर चर्चा होती है तो वहां सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। वहां पर गरीबी, किसान, इन सब चीजों पर कहां जवाब मिलेगा। ये दुर्भाग्य कहिए या अब ब्रजेश जी, एक जो है आदमी था, वो शराबी था बहुत, तो शराब पीने के लिए डॉक्टर चाहे जितना लाख मना करे वो मानता नहीं था, उसको अपनी चलानी थी। तो एक बार डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा, गया हो दिखाने डॉक्टर बोले और बताओ कैसे हो, खाना पीना बंद किया कि नहीं किया। तो मरीज ने कहा हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल छोड़ दिया है, बस कोई पार्टी फंक्शन में जब बहुत रिक्वेस्ट करता है तब पी लेता हूं। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा वाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा ये जो तुम्हारे साथ आए हैं ये क्या करते हैं। तो बोले डॉक्टर साहब मैंने इनको रिक्वेस्ट करने के लिए ही रखा हुआ है कि रोज ये इतना हमसे तो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम मान नहीं पाते। तो हमारे देश में रिक्वेस्ट के भी तरीके अलग अलग हैं और उसको समझने का पता नहीं क्या कब समय आएगा जब समझे जाएंगे ये अनुरोध। लेकिन इतना जरूर है कि हमको गरीबी से, किसान से, इन समस्याओं से रूबरू होना है। इस देश को लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, जनसंख्या है, इसको पार ले चलना है। कैसे जाएगी अब ये तो जो बैठे हुए हैं लोग शीर्ष पर वो जाने। लेकिन किसानों की जो दर्द है उस पर कुछ साहित्य ने आज कहा है, उसको सुनिएगा जी। कि जो अपने कांधों पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाइयों का हल क्यों नहीं निकलता है जिससे उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला जैसी बिखरी है आज किस्मत किसान की, और टूटा फूटा घर मेरा बस 2 वक्त की रोटी है, और हम बुरी हालातों से लड़ने वाले किसान, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस इस डिबेट की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, जो प्रथम चरण की डिबेट हुई उसमें तमाम लोगों ने अपने पक्ष रखे, लेकिन किसान भाइयों की जो व्यापक और बड़ी चिंता है वो ये है कि अगर एपीएमसी मंडियां खत्म हुई और उनको एमएसपी नहीं मिला तो निजी कंपनियां मनमानी करेंगी और अपनी दरों पर खरीद करेंगी, जैसा कि आमतौर पर प्रचलन आपने देखा होगा कि इस बार 700-800 रुपए तक धान बेचने को लोग मजबूर हुए। जब तक सरकार इनको कोई ठोस आश्वासन, इसको लेकर कोई व्यापक कानून नहीं बनाएगी, तब तक किसानों के भीतर ये अनरेस्ट रहेगा, और ये अनरेस्ट स्वाभाविक है, और इस बड़े मुद्दे को आपको एड्रेस करना चाहिए। देखिए, सरकार ब्रजेश जी लगातार 2 बातें कह रही है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन, और दूसरी बात एपीएमसी एक्ट खत्म नहीं होगा।
आप देखिए कि कांग्रेस ने दोनों बातें करी। अभी जो हमारे जो समाजवादी वो लोक दल के मित्र कह रहे थे, उनसे ये पूछो कि रिलायंस को पंजाब में कौन लाया, पेप्सी को पंजाब में कौन लाया? अरे कांग्रेस ने कौन- देश को किसने बेच ये दिया, पेप्सी अब और तुमको किस लिए वोट दिया? रिलायंस को लाया? आप अरे तो खुद ही तुम कह रहे हो बात- किसानों ने मुझे अरे वोट रुक दिया, जाओ। देश की जनता ने रोहित- मुझे वोट रोहित दिया, प्लीज, कांग्रेस ने रोहित- सब कुछ बेच रोहित- दिया, आपको- तो आप क्यों बेच रहे हो अब रोहित- आगे? आप- ये तो बताओ। आप नहीं, बताइए। ब्रजेश जी से पूछिए भाई, सुनिए। कांग्रेस ने 70 साल में जो BHEL लगाई, ONGC लगाई, रोकिए ब्रजेश जी। HAL एक लगाई, मिनट, रोहित रुक जाओ। दुनिया भर की PSU रोहित, लगाई, मैं उसको टाइम बेचने दूंगा का ना। काम इन्होंने किया। कांग्रेस हो गई, विश्वास रखो, देशद्रोही हो गए, राष्ट्रीय विश्वास रखो, मैं टाइम दूंगा, इनको कंप्लीट कर लेने दो। मनोज जी बोलो। रोहित- मनोज जी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, आपके नॉलेज में बता दूं। एक सेकंड। किसानों की बात करनी है तो मुझसे कर लो। ओके ओके, प्लीज वेट। यस मनोज मैं जी राष्ट्रीय गो लोकदल का प्रवक्ता हूं, राष्ट्रीय लोकदल Thank किसानों you. की बात करता है। Thank मनोज you. जी, आप अपने फैक्ट सुधार लो। ओके यस मनोज जी गो अहेड। नहीं, असल में हमने राष्ट्रीय लोकदल कहा था, आप शायद समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, आप बोले बोले। सुनिए, दूसरी बात यह है कि ये किसानों की जो स्थिति है 2014 से ही हुई, इससे पहले खराब नहीं थी। भाई 6 साल से आपकी केंद्र में एक सरकार सेकंड रुक जाते, जरा बात जी ने कंप्लीट हो जाए, मुख्यमंत्रियों को फिर आ पत्र नहीं लिखा था। जब क्या शरद पवार जी जब मंत्री थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में, तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र नहीं लिखा था? पर उन्होंने क्या पत्र में मुलायम ये तो नहीं सिंह ने लिखा था ना कहा कि मंत्रियों के बदले कॉन्ट्रैक्ट आप फार्मिंग कर देंगे, असीमित भंडारण दे देंगे। आप बताइए। प्लीज प्लीज और- वेट, और- मैं आऊंगा, आता हूँ, आप ही के पास आऊंगा। और जो ये कह रहे हैं कि किसानों सार्थक ने परिणाम नहीं निकले मांगा डिबेट का। था, तो किसानों ने तो सम्मान निधि भी नहीं मांगी थी। सरकार का काम होता है किसानों भाई, का सम्मान निधि के संरक्षण, नाम पे बेचो उनकी मत आर्थिक किसानों ओके स्थिति मजबूत करना, ऑलराइट, उनकी आय चौधरी बढ़ाना। पुष्पेंद्र सिंह आ गए हैं डिबेट में। चौधरी और पुष्पेंद्र सरकार सिंह। की शिक्षा में लगातार सम्मान काम कर निधि रही है। लोग दोगे, ओके उसके नो बाद नो किसान को रोहित बेच प्लीज, दोगे। रोहित 6,000 किसान को बेच रोहित दोगे। डोंट इंटरप्ट प्लीज। ओके, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मुझे दिल्ली से ज्वाइन देखिए, कर चुके ये हैं, लोग लगातार बोल किसान रहे हैं, शक्ति ब्रजेश संघ जी। के अध्यक्ष हैं। चौधरी पुष्पेंद्र जी, इनको मैं आपसे मैसेज समझना ये है चाहता हूं कि आप- कि आज किसानों ने सरकार के सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए। आप भी उस बैठकों का हिस्सा रहे हैं, तमाम किसानों की से पंचायत का भी हिस्सा रहे हैं। किसान भाइयों की डिमांड ये है कि तीनों कानून रद्द हो, लेकिन सरकार तो अब इसके लिए सहमत नहीं है। तो कोई समाधान निकलेगा या फिर यह ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए ब्रजेश जी, जब 5 जून को अध्यादेश के माध्यम से ये कानून बनाए गए थे, उसी के बाद से लगातार किसान इस मामले में विरोध करता रहा। अनेक प्रतिवेदन हमने दिए, इनसे मुलाकात की, इनको बताया कि इसमें ये कमियां हैं, इनको आप दूर कर लीजिए। और बड़े राष्ट्रीय अखबारों में मैंने स्वयं भी कई लेख लिखे। ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में सुधार होने चाहिए थे, ये बात हम कहते हैं, पक्ष विपक्ष के नेता भी कहते रहे। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी की बात को बिल्कुल सिरे से खारिज कर देते हो और उसके बाद आपने इसको कानून भी बना दिया, तो एक हार्डनिंग ऑफ पोजीशन बन गई। उसके बाद 1 महीने पहले जो है एक कॉल दी गई कि 26-27 नवंबर को दिल्ली आएंगे हम, जब आप मानते ही नहीं है, आपने कानून बिना हमारी सहमति के बना दिया, हमारी आशंकाओं को दूर किए बिना बना दिया। उसके बाद जो स्थिति आई, दिल्ली घिरी हुई है, किसान चारों तरफ से बैठ गए हैं। उसके बाद भी इन्होंने जो एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर में लागू करने की व्यवस्था थी, 1 नंबर जो सबसे बड़ा प्रश्न था, उसके बारे में आज भी जो प्रस्ताव दिए हैं उसमें लिखित में एश्योरेंस नहीं दिया है। उन्होंने कहा है एमएसपी की व्यवस्था चलती रहेगी। हमने इनकी बात मान ली, 2 अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। पुरानी व्यवस्था में एमएसपी मिलेगी, लेकिन नई व्यवस्था में एमएसपी मिलेगी, बाध्यकारी होगी, मैंडेटरी होगी, उसके बारे में कोई देश में 2 कानून एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऑटो पायलट मोड होता है, जो नया कानून होता है वही लागू होता है, पुराना कानून रद्द हो जाता है, सुपरसीड कर जाता है अगला कानून। नहीं, इसमें जो बनाया गया है वो एपीएमसी का जो दायरा है मंडी के अंदर, वही पुराना कानून चलता रहेगा। इसमें इन्होंने एग्जेम्प्ट किया कि मंडी का जो फिजिकल एरिया है उसके बाहर दूसरा कानून लागू होगा। तो हमने कहा ठीक है, बाहर भी जैसे एपीएमसी मंडी के अंदर एमएसपी की व्यवस्था है, बाहर भी आप एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दो। अंदर वाली जो एमएसपी की व्यवस्था है वो लागू तो है, मिलती बहुत कम फसलों में है, तो चलो कम से कम बाहर लागू तो करो प्राइवेट लोगों तो सरकार महंगे पे खरीदेगी अपनी मंडियों में, और प्राइवेट प्लेयर कौड़ी के भाव खरीदेगा। यही तो हुई बात। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए, अंदर टैक्स भी लग रहा है, बाहर टैक्स नहीं है। मजाक देखिए, प्राइवेट सेक्टर वाला टैक्स नहीं देगा, मंडी के अंदर वाला टैक्स देगा, तो निश्चित रूप से बाहर चला जाएगा। मनोज जी प्लीज वेट, मनोज जी। अरे भाई, बाहर चला जाएगा व्यापार। ओके, इससे क्या होगा कि अंदर से जो व्यापार है मंडियों से बाहर चला जाएगा, मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जैसा बिहार में देखा गया है। जी ऑलराइट, तो अब कोई समाधान निकलने की गुंजाइश है?
अब तो आंदोलन तेज करने का ऐलान आप लोगों की तरफ से हुआ है। देखिए, अब फिर से इन्होंने भी मीटिंग, ये भी राजनाथ अमित शाह जी के यहाँ पे मीटिंग चर्चा में आई है कि भाई वो दोबारा से कर रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ कुछ मांगे ये मानते चले जा रहे हैं, और अंत में मुझे लग रहा है कि इनको जो है थोड़ा सद्बुद्धि आएगी, और इतने बड़े वर्ग को नाराज करके आप जो है लोकतंत्र में सरकार में नहीं बने रह सकते। ये इनको समझ में आ रहा है, और कुछ ना कुछ हल ये निकालेंगे। ओके, आईपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर सरकार क्यों अड़ी हुई है कि वो तीनों कानून लागू ही करेगी। कानून बन भी चुके हैं, अमली जामा भी पहनाया जा चुका है, लागू भी हो चुके हैं, वो तो अड़ी क्यों है सरकार? अगर किसानों को नहीं मंजूर, कानून वापस ले लीजिए। मैं तो फकीर ठहरा, मेरा क्या, मैं झोला उठाकर चल पड़ूंगा। मीठी चुपड़ी बातें तो प्रधानमंत्री जी करते हैं और देश की जनता को भरमाने का पूरा काम करते हैं, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है तो 8,400 करोड़ का दुनिया का सबसे महंगा जहाज अपने लिए खरीदते हैं। आज मंत्रिपरिषद को इतना निष्क्रिय कर दिया कि आज कोई भी मंत्री, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, या रेल मंत्री हो, या जहाज मंत्री हो, या नितिन गडकरी जी हो, एक भी मंत्री फैसला नहीं ले सकता। इसलिए जब तक भारत का प्रधानमंत्री किसानों के साथ नहीं बैठता, तब तक ये बंदर की तरह ये मंत्री परिषद इधर उधर घूमती रहेगी और किसान आंदोलन जारी रहेगा। हो सकता है प्रधानमंत्री मैं तो इनको अपनी बात तो रखने दीजिए ना, इनका लिमिटेड टाइम है, 15 सेकंड में इनकी बात खत्म होगी। कि ठीक है भाई, ये जो तीन कानून हमने बनाया, ओके, हम वापस ले लेते हैं, ये इसकी संभावना है। ओके, ब्रजेंद्र सिंह जी, थैंक यू। एक सेकंड, सबको बराबर टाइम है, आप लोग एक एक करके बोले और तार्किक डिबेट करें। तो ये तो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी ओके, आप तो सब में इंटरप्ट करते हो मनोज जी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहेगी। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। ओके, ब्रजेंद्र सिंह जी को लाया जाए। भाई ब्रजेंद्र जी, समाजवादी ओके, थैंक यू, हमारा थैंक यू जी, थैंक यू माननीय आईपी सिंह जी, थैंक यू। ओके, ब्रजेंद्र जी, समाधान की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश में इतने लंबे समय तक किसी भी आंदोलन के गतिरोध को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। क्या ये बेहतर होगा और क्या ये ठीक सुझाव होगा कि सरकार सभी दलों के साथ एक बैठक करे, किसान प्रतिनिधियों को भी बुलाए उसमें, और एक ओपन फोरम पर चर्चा हो जाए इस विषय पे, हमें एक समाधान निकालें, मिलजुल कर निकालें, अपोजिशन को आप राजनीति का मौका ही ना मिले, आदरणीय उनको भी बुला लीजिए उसी बैठक में। आदरणीय ब्रजेश जी, मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार जब हमारी सरकार थी तो आदरणीय वाजपेयी जी ने राजीव जी की सरकार में कहा कि सरकारें बहुमत से नहीं, ये विशाल लोकतंत्र है, आम मत से चलनी चाहिए। 87 में किसान आंदोलन था, उसमें वाजपेयी जी के 2 ही सांसद थे जो हमारी बार बार हैसियत बताते हैं आदरणीय मनोज जी, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां उस मंच पर बैठी थी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के उस मंच पर, लेकिन राजीव जी ने उनकी बात सुना। और दूसरा, मैं लोकपाल विधेयक पर आता हूं, उस समय भी मेरी बहुमत थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हमारे सरकार के तमाम मिनिस्टर ये नहीं चाहते थे कि हम भीड़ के कहने पर कानून बनाएं, लेकिन पार्लियामेंट झुकी, हमने विपक्ष को सुना और सारा पार्लियामेंट एकजुट होकर के लोकपाल कानून हमने पास किया, विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को देश से बड़ा नहीं समझना चाहिए, उतना अहंकार छोटा करें। विपक्ष के बड़े नेताओं को भी जिसका एक्सपीरियंस है उनको साथ भरोसा लें और इस मुद्दे का समाधान निकालें, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा जब सारे उद्योग धंधे कोलैप्स कर गए, किसान ही प्रोग्रेस दे रहा था। खुद प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के संबोधन में कहा। तो जब प्रधानमंत्री जी खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं तो कैसा अहंकार, काहे को अहंकार। और जो 6,000 रुपये की बात करते हैं, 2,85,000 रुपया अकेले मेरा बकाया, उसको उसका ब्याज नहीं होता 6,000 रुपया साल का। आदरणीय मनोज मिश्रा जी, आप किसानों का अपमान कर रहे हो। सम्मान निधि 6,000 रुपये के नाम पर अपना रुपया रख लीजिए आप। हमारे जो 8,487 करोड़
कीमत हमारे सुनिए। उत्तर प्रदेश के किसानों का एक आम बकाया किसान है की कीमत सुनिए, वो 6,000 दे दीजिए, वो आपके एक भीख आम से किसान ज्यादा की है, बात करिए, आप बड़े किसान हैं। आपके भीख से आप ज्यादा है जैसे मनोज लोग मिश्रा भी जी, किसान आंदोलन आपके को भीख भटका से रहे ज्यादा हैं। है। ब्रजेश सिंह और जी, न्याय आप योजना जैसे लागू किसान ही करना है इस तो आंदोलन 7200 को रुपया भटका रहे हैं। गरीबों के लिए जिन पर कांग्रेस ने कहा था उसे लागू 2016 करिए, बाकी है। अपना अहंकार 6,000 त्यागिए। रुपया एक गरीब आप किसान से पूछिए, वो मोदी एक जी का मजदूर पैसा किसान नहीं से, है, मजदूर हिंदुस्तान किसान से का पूछिए। पैसा है, हिंदुस्तान का आप व्यवस्था का। आप रही किसानों किसान Thank के you. ऊपर समझिए, शुक्रिया, शुक्रिया। और एहसान मत लादिए किसी के ऊपर। अरे झगड़ो मत किसानों भाई, की इज्जत करना सीखिए। झगड़ो मत, किसानों का मुद्दा है। किसानों की इज्जत ओके, करना आलोक सीखिए। वर्मा, लोग thank you। बार-बार अहंकार की बात करते हैं कि हमने किसानों अरे ने भाई मांगा नहीं तो रुक हमने जाओ, सम्मान निधि क्या दिया। हो गया? अरे अपन हमारा लोग किसान पैसा के लिए बाकी बात है, कर रहे हैं किसानों ना। का पैसा आप बाकी लोग है। का पर्सनल एजेंडा ना चले, 8,447 कोई करोड़। पॉलिटिकल एजेंडा नहीं चलेगा। हमारे ओके, उत्तर प्रदेश में Thank जो you. मैं किसान पे ही बात कर रहा हूँ, किसान की ही को याद Thank दिला रहा you. हूँ। ओके, आलोक हमारा वर्मा। पैसा आप दे नहीं पा रहे हो Thank you. और देश दे रहे हो। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? आराम से बात करते दीजिए हैं ना ना। 7200 रुपया महीना। अरे आराम से बात करो। पद में था। ओके, आप आलोक लोग भारतीय जनता पार्टी दोनों की को आवाज भी बंद की जाए। है। ओके आलोक वर्मा, आप दोनों लोगों की आवाजें बंद हैं, आप डिबेट डिस्टर्ब ना करें, दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं। आलोक वर्मा, मुझे आप बताओ कि गतिरोध तो टूटा नहीं, सरकार भी अड़ गई है, अब समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? देखिए ब्रजेश जी, कोई रास्ता निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं ब्रजेश जी, रास्ता निकालने के लिए तो हम बार बार बैठते हैं कि सरकार के साथ में, और हम चाहते हैं कि सरकार और हमारे बीच में ऐसा रास्ता निकल आए कि किसानों की, देखो 60% की आबादी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अब वो किसान नहीं बचा जिसको आप आश्वासन देते थे और आश्वासन का लॉलीपॉप लेके वो घर चला जाता था, उसके बाद फिर प्रदर्शन करे, फिर सरकार उस पर आश्वासन दे। इस बार देश के सारे संगठनों ने एक सुर में ये आवाज उठाई है कि 3 बिल वापस होंगे, एमएसपी को गारंटीड करोगे। और ब्रजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं, किसान यूनियन का 42 दिन का कोर्स है, सरकार झेल नहीं पाएगी, उसके पहले ही 3 कानून वापस ले लेगी, देख लीजिएगा आप। धमकी दे रहे हो? बिल्कुल धमकी समझिए इसको, धमकी। 42 दिन का कोर्स है, सरकार झेल नहीं पाएगी। 12 तारीख को देख लीजिएगा आप, जब पूरे देश के टोल फ्री होंगे, इनके सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के आवास का घेराव होगा, और 14 तारीख को पुनः एक बार देश में किसान सड़कों पर होगा। और अगर सरकार के अंदर जरा से भी किसान प्रेम है तो अपनी नाक को वो इशू न बनाए, सरकार, प्रधानमंत्री जी किसानों के बीच में आए। आज 14-15 दिन से किसान बैठा हुआ है, क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? मनोज मिश्रा जी कह रहे थे 6,000 रुपये दे दिया, अरे 6,000 हमको दे दिया, लेकिन अपने विधायक, सांसदों, मंत्री की तनख्वाह तो 60-60 हजार रुपये बढ़ा ली, इसको भी तो बता दो। पैसा वो कहीं आपके घर का नहीं है, पैसा हम किसानों के टैक्स का है जो आप हमें दे रहे हो। बजट में आपने रेल चलाने की बात की थी, बजट में आपने किसानों को मंडियों से जोड़ने की बात की थी, बजट में आपने न जाने कितने वादे किए थे। आज उससे ब्रजेश जी विपरीत में काम हो रहा है। भाई किसान क्यों न जाए? तो सरकार के प्रस्ताव पूरी तरह नामंजूर आपको आज के? मुझे और पूरे देश के संगठनों को सरकार का प्रस्ताव पूरी तरह से नामंजूर है। हमने पहले ही कहा था सरकार यस या नो में बात करे, सरकार ने अपना ड्राफ्ट भेजा, किसानों ने कहा नो। ओके, इसका मतलब अड़ियल रुख आप लोग का है? बिल्कुल बिल्कुल अपनाएंगे, हमने पहले कहा 42 दिन का कोर्स है, सरकार झेल नहीं पाएगी। ओके, ऑल राइट। रोहित अग्रवाल, मेरी चिंता ये है कि जो असीमित भंडारण है, अगर ये स्थितियां इसी प्रकार रहीं तो इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास पर ज़्यादा आएगा। कल को गेहूं की कीमत आज 20 रुपये 22 रुपये है, लेकिन अगर असीमित भंडारण से अगर मार्केट कंट्रोल होने लगी तो खाद्यान्न की कीमतें तो प्राइवेट प्लेयर तय करेंगे ना। सरकार के पास जो अनाज है वो सिर्फ पीडीएस के लिए होता है, वो बेचने के लिए नहीं होता। तो मार्केट कौन कंट्रोल और गवर्न करेगा? प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में है, अगर एक कंपनी ने तय कर लिया कि उसे रेट बढ़ाना है मोबाइल का, तो सब एक साथ बढ़ाते हैं या एक साथ घटाते हैं। तो क्या यही हालात असीमित भंडारण में खाद्यान्न वस्तुओं का भी होगा? यही चीज़ ब्रजेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही। यही चीज़ मैं अभी आपसे डिस्कस जब कर रहा था पहले राउंड में, तो मैं आपको बता रहा था किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स ने बड़े बड़े शेलर्स बना लिए हैं, और असीमित भंडारण की जो सरकार की नीति है ये पूरी तरीके से गलत है, ये किसी भी तरीके से व्यवहारिक नहीं है। हमारे देश का 70% व्यक्ति गरीब है, ये समझना पड़ेगा सरकार को। और ऐसी स्थिति में आप कुछ उद्योगपतियों के लिए, खाली उनको फायदा पहुंचाने के लिए आप 70% व्यक्ति की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।
खाने को लाले पड़ जाएंगे, मतलब अकाल की से बड़ी समस्या आ जाएगी जब उन शेलर में ताले लगे होंगे और सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। भाई मेरा माल है, मैं तो निकालूंगा नहीं, आपके कानून कहता है कि मैं असीमित भंडारण कर सकता हूं, मेरी मर्जी, मैं 2 साल बाद बेचूं या 4 साल बाद बेचूं। अब ऐसी कंडीशन में तो मेरी मर्जी के ही रेट लगेंगे ना। तो ये समझना पड़ेगा सरकार को, और ये जनता भी समझ चुकी है। किसानों की तो एक प्रॉब्लम, चलो पहले 2 कानून हो सकते हैं, ब्रजेश जी तीसरा कानून तो सीधे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास के लिए। देखिए कोई भी गरीबों को तो चलो पीडीएस से राशन मिल जाएगा। नहीं देखिए ब्रजेश जी, खाली पीडीएस के राशन से काम नहीं चलता किसान का। एक बात समझनी पड़ेगी, भाई किसान है, कोई व्यक्ति भाई धान और गेहूं की फसल बोता है, सब्जियां नहीं बोता। अगर सब्जियों का भंडारण हो गया तो किसान सब्जियां तो खरीदने जाएगा ना मार्केट में। अगर उसने गेहूं और धान अपने लिए बचा लिया अपने घर के लिए, तो बाकी चीजें तो उसको खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तेल खरीदना है उसको तो आप भी इस हक में आ गए हैं कि तीनों कानून रद्द हो तब बात होगी। नहीं, उसके बिना देश का विकास ही नहीं हो सकता। ये तीनों कानून सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और उन्हीं से संवाद करके ये कानून लेके आई है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि क्या जो 3 कानून हैं, पहले 2 से तो किसान प्रभावित हो रहे हैं, तीसरे से क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास प्रभावित हो सकता है? ऐसी कोई आशंका आपको है? जी देखिए, इस बारे में आज व्हाट्सएप पर अनेकों कंपनियां जो अदानी ग्रुप ने बनाई हैं वो जो है सर्कुलेट हो रही हैं। अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स कटिहार, दाहोद, कन्नौज, कोटकापुरा, बोरियावाली, धमोरा, दरभंगा, इस तरीके से पूरे देश में इन्होंने अनेक एग्री लॉजिस्टिक्स कंपनियां बना दी हैं। ये 2019 में ही बना दी थी इन्होंने। इनको मालूम था कि इस तरह के कानून आने वाले हैं, बड़ी जमीनें हैं, इसके बारे में भी लेटर आ रहे हैं जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से। जैसे हरियाणा में भाई 100 एकड़ की और भाई 200 एकड़ की, 300 एकड़ की जमीन हम दे रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क हम बनाएंगे या स्टोरेज हम बनाएंगे। बड़ी कृषि योग्य भूमि थी, उसको उन्होंने इस देश में है, स्टोरेज के कोई लिए, दिक्कत नहीं है, स्टोरेज के लिए लैंड यूज चेंज कर दिया। कंट्रोल जी लैंड यूज वाले लेटर भी आए हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि स्टोरेज की आवश्यकता तो थी कि भाई फसल एक दिन में आएगी, उसकी कंजम्पशन धीरे धीरे पूरे साल में 6 महीने में होगी, तो स्टोरेज तो करे, लेकिन उसका कमांड कंट्रोल जैसे सरकार के पास अभी तक रहता था, और कोई भुखमरी फैलने की स्थिति में या जैसे कोविड की स्थिति में लॉकडाउन कर दिया तो देश में जो है। पर ये विकल्प चौधरी साहब, ये विकल्प है कि असाधारण परिस्थिति में सरकार इंटरवीन करेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पे, जो सिर्फ वॉर और उन कंडीशंस में है। ब्रजेश जी जी उसमें इन्होंने ये कहा है कि 50% जो है नॉन पेरिशेबल जैसे गेहूं, चावल, इसका 50% रेट बढ़ जाए, या पेरिशेबल में 100% बढ़ जाए, तब हम इंटरवेन करेंगे। इनका कहना ये है। तो यानी कि एकदम डबल रेट हो जाएगा तब आप इंटरवेन करेंगे, तब तक तो गरीब आदमी मर सकता है। ओके, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं मनोज मिश्रा जी वाजिब है। तो ये तय है, सरकार निश्चय कर लिया है कि ये कानून वापस नहीं लेगी। देखिए सरकार लगातार ये गंभीरता से प्रयास कर रही है कि रास्ता निकले। विपक्षी दल राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं, लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं, आंदोलन किसानों के हाथ से निकलकर अगर किसान के साथ खड़े होना राजनीति करना है तो हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ और किसान के साथ खड़ा रहूंगा। मनोज मिश्रा जी सुन लीजिए, अगर किसान के साथ खड़े होना राजनीति करना है तो मैं राजनीति कर रहा हूँ और किसान के साथ खड़ा रहूंगा। आपके आज हमारे साथ राजनीतिक खड़ा तुमको दिक्कत है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये किसान के साथ खड़ा हूं और आईपी सिंह सरकार ने साफ कर दिया है। ओके आईपी सिंह, ओके ऑलराइट आईपी सिंह, सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होगा, और किसानों ने भी खारिज कर दिया है कि कोई समझौता नहीं करेंगे। विगत 7 वर्षों में 2 लोगों का विकास हो रहा है। एक अडानी का विकास हो रहा, दूसरा सभी राज्यों की कीमत पर गुजरात का विकास हो रहा है। जिस तरह धीरू भाई अंबानी को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, उसी तरह अडानी ने 2014 और 2019 के चुनाव में 2400 करोड़ रुपए दिया था,
और अपना जहाज काफी लेखा जोखा रखते हैं आप बीजेपी IPC को में। जब्त कराया था, उसी का खामियाजा है कि लगातार मोदी जी उन्हें खड़ा कर रहे हैं और पूरे देश धन्यवाद। अरे आपके दोस्त हैं, ये बीजेपी में ही रहे हैं, देने की ये बीजेपी से ही आए हैं सपा में। कोशिश करी और लगातार यही कारण था कि गुजरात के अरे मनोज जी, ये आपके दोस्त हैं, ये आपकी पार्टी से आए हैं, या आदर्श हो, उन्होंने ये बीजेपी से आए हैं। खजानों को लूटने का काम किया, देश के बैंकों को लूटने का काम ठीक किया। है, ये आपसे मिलेंगे, इनको सही रास्ते पे लाओ आप। कहीं न कहीं देश को ठगने के लिए सत्ता में धन्यवाद, बैठे थैंक हुए यू, और थैंक यू। लोकतंत्र उसका बहाना बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। गतिरोध अभी भी कायम है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। किसान सड़कों पर है, उन्हें खेतों पे होना चाहिए, अपने घरों पे होना चाहिए। सरकारों का ये प्रथम कर्तव्य है और ये तत्काल कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इस मसले का तत्काल समाधान निकालें। 14 दिन हो गए, 6 राउंड की वार्ता, सब चीज़ विफल हो चुका है। किसानों ने आंदोलन और तेज और बड़ा भीषण करने का ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।